ये लेंस है, इसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम है बच्चे? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस होता है क्योंकि कोई भी लाइट की रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और जब कभी भी इस लेंस से पास करेगी, लेंस में भी लाइट का 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। कितने बार? 2 बार। एक बार लाइट एयर से लेंस के अंदर इंटर करेगी और दूसरी बार लाइट जो है वो लेंस से एयर में आएगी। तो लाइट ने कितने बार मीडियम को चेंज किया? 2 बार। एयर टू लेंस टू राइट। और देखो ये लेंस जो है आउटर बल्ज डायरेक्शन में, इसमें कुछ उभार है बाहर की तरफ। जब इस लेंस को आप टच करेंगे, ठीक है, व्हेन यू विल टच द सरफेस यू विल फील दैट द सरफेस इज बल्ज्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये कहां उभार है? बाहर की तरफ, राइट। और ये जो लेंस होता है बेटा, ये बीच में मोटा होता है और किनारे पे पतला होता है। थिक इन द मिडल एंड थिन एट कॉर्नर। कॉर्नर पे नहीं कहो, एजेस कहो, ज्यादा बेहतर होगा। दिस लेंस इज थिक इन द बीच में मोटा होता है और किनारे पे पतला होता है। इस लेंस का नाम, दूसरा नाम क्या है? क्यों कन्वर्जिंग लेंस है? क्योंकि पैरेलल लाइट जब भी इस पे आएगी, पैरेलल लाइट किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये लाइट को क्या करेगा? बेंड करेगा और कहां से पास करवा देगा? फोकस से पास करवा देगा, राइट। मैं आपको एक्सपेरिमेंटली दिखाने वाला हूं कि कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्यों कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। यानी अगर कॉन्वेक्स लेंस से कोई भी पैरेलल लाइट की रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, अगर ऐसी लाइट की रे अगर कॉन्वेक्स लेंस से पास करेगी और कन्वेक्स लेंस के एजेस से अगर पास करती है तो ये उसको कन्वर्ज करके प्रिंसिपल एक्सिस पे, दूसरे तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में फोकस से पास करवा देगा। कन्वर्ज करके सारी लाइट की रे को प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास करवाएगा और उसी पॉइंट को बच्चे हम लोग कहते हैं फोकस। यानी एक लाइन में आपको मैं अगर बताऊं तो फोकस को ही डिफाइन किया गया है कि अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस एंड अगेन देयर इज 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन एयर। एक बार लाइट की जो रे है वो एयर से लेंस में जाएगी, देन आफ्टर लेंस से एयर में आएगी और 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट की जो रे है वो कन्वर्ज होकर के जिस पॉइंट से पास करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है। तो मैं यहां आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूं कि मैं एक पैरेलल लाइट की रे को अभी सेंड करूंगा और आफ्टर सफरिंग 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन द लाइट रे विल पास थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है। यहां देखना ये एक लाइट की रे है जिसे आप इमेजिन कर सकते हो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब इसे लेंस से हम पास करेंगे तो लेंस से पास होने के बाद ये बेंड कर जा रही है और ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ जा रही है, राइट। ये लाइट की रे आपको बेंड होते हुए दिख रही है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ऑप्टिकल सेंटर को भी डिफाइन करने वाला हूं, ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन किया गया कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जो कि लेंस के अंदर भी हो सकता है या लेंस के बाहर भी हो सकता है, जिससे कभी भी लाइट की रे अगर पास करेगी तो विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन वो स्ट्रेट पास कर जाएगी। और जनरली आपके सिलेबस में जो डबल कन्वेक्स लेंस है या बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसके अंदर में ऑप्टिकल सेंटर ठीक इसके मिड में होता है। तो मिड से मैं लाइट को पास करवाऊंगा तो देखना लाइट बिना डेविएट हुए स्ट्रेट पास कर जाएगी। अभी तो लाइट दिख रही है कि कन्वर्ज कर रही है और मैं जैसे सेंटर से पास करवाऊंगा तो ये सीधे सीधे पास कर रही है। ठीक है। विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन एकदम स्ट्रेट पास कर जा रही है। तो वो पॉइंट कहलाएगी ऑप्टिकल सेंटर, जिससे लाइट विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन स्ट्रेट पास कर। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले कॉनकेव लेंस। जैसा कि इसके नाम से ही ये क्लियर है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? केव मतलब गुफा जैसा, जिसमें एक गुफा जैसा शेप हो उस लेंस के अंदर। ये ऐसा दिख रहा है केव जैसा शेप। इस लेंस का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। क्या होता है? डाइवर्जिंग। क्यों नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस? कि जब कभी भी पैरेलल रे ऑफ लाइट, ऐसी लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, लेंस से पास करेगी, एक बार एयर से लेंस में गई फिर लेंस से, तो ये लेंस क्या करेगा? लाइट को डाइवर्ज कर देगा। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे लाके नहीं लाइट, ये लाइट को क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। आया बात समझ में? लाइट की रे जानी चाह रही थी कुछ इस तरीके से। किसी भी ऑब्जर्वर को ये पता है कि रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स, अगर यहाँ एक ऑब्जर्वर है जिसने इस लाइट की रे को भेजा है, इसके आंखों को क्या पता है? रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए।
दिस वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन रे क्या हो गई है इससे डाइवर्ज डाइवर्ज कर गई, उस एंगल से क्या कर गई है डाइवर्ज कर गई, राइट। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी हम लोग कहते हैं। इससे जब भी लाइट की रे पास करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ बेंड नहीं करेगी, या प्रिंसिपल एक्सिस से दूर के तरफ चली जाएगी, डाइवर्ज कर जाने वाली है, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ कन्वेक्स लेंस दैट व्हेनेवर पैरेलल रे ऑफ लाइट will suffer 2 times refraction through the concave lens, it will get divergence. Parallel ray of light was coming, और आप देख सकते हो यहां आपको वीडियो में क्लियर होगा, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है, और जो लाइट उससे पास कर रही है वो नीचे की तरफ बेंड नहीं कर रही है, बल्कि प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ये डाइवर्ज हो जा रही है ना। इस केस में ये नीचे की तरफ डाइवर्ज करते हुए दिखाई दे रही होगी आपको, और मैं अपर एज पे अगर पैरेलल लाइट की रे को अगर मैं इंसिडेंट करवाऊंगा तो वो ऊपर की तरफ डाइवर्ज होते हुए दिख रही होगी। लेकिन अगर लेंस के ठीक मिड से अगर मैं कोई भी लाइट की रे को डालूंगा तो विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन वो स्ट्रेट पास करेगी। तो डिस्कस करने वाले हैं व्हिच मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर, राइट। जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो यहां रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसा कि कन्वर्जिंग मिरर में वो लाइट फोकस से पास कर जाती है, ये जो जितने भी पैरेलल रेज इस पे इंसिडेंट होंगे सब रिफ्लेक्ट करने के बाद उसको कहां से पास करवा देगा, लेकिन इस केस में लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से नहीं पास करेगी बल्कि डाइवर्ज करेगी, ठीक है। कोई ऑब्जर्वर अगर इस तलाश में कि ये रे कहां से आ रही है, इस तलाश में अगर इसको बैक ट्रेस करते लेते जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां वो बैक ट्रेस लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगी वही क्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा हमें अपीयर हो रहा है कि फोकस जो है वो स्क्रीन के, तो इसीलिए इसे कहते हैं वर्चुअल फोकस, और इस केस में बनता है रियल फोकस, राइट। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्वेक्स मिरर को लेकर के एक्सपेरिमेंट। जैसा कि आप सबने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है और आपके सिलेबस में ये गिवन है कि कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट which is coming from infinity and it is parallel to the principal axis, when it is incident on the convex mirror, the convex mirror diverges the light ray, okay। तो इसको आज हम क्लास में एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाने वाले हैं। दिस इज योर convex mirror, you all can see, and convex mirror is diverging mirror। ये हमारे व्हीकल्स के साइड मिरर में यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू होती है वो बहुत ही वाइडर होती है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट की इमेज एक टाइम पे ऑब्टेन की जाती है। तो लेट अस चेक वेदर इट इज डाइवर्जिंग और नॉट। तो जो भी लाइट मैं इसके ऊपर में इंसिडेंट करवाऊंगा वो डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, मतलब कन्वर्ज करके वो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं मिलेगी। बच्चे काइंडली स्विच ऑफ द लाइट। तो लुक हियर, तो जो पैरेलल लाइट की रे जा रही है और इस कन्वेक्स मिरर के ऊपर में इंसिडेंट हो रही है, वो आप देख रहे हो कि वो डाइवर्ज कर जा रही है, ठीक है। Is it clearly visible in the video? Yes, sir. लेकिन अगर मैं इस मिरर के सेंटर पे अगर कोई लाइट डालूंगा ना बच्चे, तो वो बिल्कुल सेम पाथ पे बाउंस बैक कर जानी चाहिए, देख रहे हो। इससे आप रिफ्लेक्शन को भी समझ सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होता है, क्योंकि जब हम इस मिरर के सेंटर पे लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन वाले एंगल को भी 0 होना पड़ेगा। और देखो जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा हूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज कर रहा, फिर इंसिडेंस एंगल को डिक्रीज करूंगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमें समझना यहां ये है बच्चे कि जो भी पैरेलल लाइट इसके ऊपर में आएगी उसको ये मिरर डाइवर्ज कर दे रही है, राइट। के क्लास में हम लोग कनकेव मिरर को लेकर के एक्सपेरिमेंट करेंगे। कनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है बच्चे कन्वर्जिंग मिरर, यानी जो भी लाइट की रे इंफिनिटी से आ रही है और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, जब भी इस मिरर के सरफेस के ऊपर में फॉल करेगी, इसका एक साइड जो है वो पॉलिश किया हुआ रहता है और एक साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, दैट इज समथिंग बल्ज्ड इन द इनवर्ड डायरेक्शन और समथिंग केव लाइक सरफेस।
तो इनवर्ट के तरफ इसकी केविंग होती है, और कोई भी लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इसके ऊपर में आ रही है तो उसको आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करवा देता है, मतलब कि उसको कन्वर्ज करके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिला देगा। तो इसको मैं एक्सपेरिमेंटली आपको करके बताऊंगा बच्चे। सो काइंडली स्विच ऑफ द लाइट। देखना बच्चे कि जो भी लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली है, ठीक है, मैं इसके ऊपर में लाइट की रे फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, लाइट की रे मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिया और रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी की सारी लाइट की रे कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में किसी पॉइंट से जाकर के गुजरने वाली है, वो आपको दिख रही होगी। इज इट विजिबल? यस सर। दोबारा से देख सकते हैं, है ना, ये फोकस से जाकर के पास करेगी। स्टॉप। आज के क्लास में हम ग्लास लैब स्टडी कर रहे हैं, राइट? तो ये हमारा ग्लास लैब एंड ग्लास लैब दैट लुक्स लाइक समथिंग दिस वन इज द ग्लास लैब, ठीक है। अब यहां मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि ग्लास लैब में जब कोई भी इंसिडेंट लाइट, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट लाइट अगर आती है तो इसमें भी दो बार मीडियम चेंज, ठीक है। एक बार लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जाती है, देन आफ्टर ग्लास से एयर में आती है। यहां मैंने ग्लास के सराउंडिंग मीडियम जो है वो मैंने क्या कहा कि ग्लास के चारों तरफ का जो मीडियम है वो क्या है? एयर, ठीक है। बीच में आ रही है हमारा ग्लास, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू टी से डिनोट करता हूं और एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू ए से डिनोट करता हूं, जो कि नियरली 1 होता है, 1.0003 होता है, जो कि बहुत क्लोज है 1 के। तो न्यूमेरिकल हम जब भी बनाते हैं तो अपने सिंपलिसिटी के लिए हम इसे 1 कंसीडर कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना बराबर है, और बीच में ही हमारा ग्लास है। अगर ये कांच का बना हुआ तो कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चे वो होता है 3/2, दैट इज 1.50। एक्यूरेटली है 1.52, लेकिन न्यूमेरिकल में सिंपलिसिटी के लिए उसको हम कितना ले लेते हैं? 1.52 और 0, which will be more comfortable in multiplication and division. 1.50 और 1.52, 1.50, तो 1.50 है, ठीक है। अब देखो बच्चे इसमें भी दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार यहाँ बैठे एयर से प्रिज्म में, सॉरी एयर टू एंड फ्रॉम ग्लास टू। अच्छा, प्रिज्म में कितना बार रिफ्रैक्शन होता है? 2 बार, एक बार एयर से प्रिज्म में एंड फिर। लेकिन प्रिज्म के केस में तुमने देखना, आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि प्रिज्म के केस में जब भी हम व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करवाते हैं तो 2 बार रिफ्रैक्शन करने के बाद व्हाइट लाइट कितने कलर में ब्रेक कर जाती है? 7 कलर में। लेकिन ग्लास लैब में अगर आप व्हाइट लाइट भेजोगे इसमें भी 2 बार लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन इस केस में व्हाइट लाइट कभी भी 7 कॉन्स्टिट्यूएंटिंग कलर्स में ब्रेक नहीं। अब क्वेश्चन है कि क्यों नहीं? क्योंकि रिफ्रैक्शन इसमें भी 2 बार हो रहा है और रिफ्रैक्शन प्रिज्म में भी 2 बार हो रहा था, तो ये आप सोच करके, ठीक है। अभी देखो ये इंसिडेंट रे आ रही थी, बाहर है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, ठीक है। पहले जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आई उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां हमने सबसे पहले स्केच किया नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ क्लियर टू ऑल, ठीक है। अब देखो अगर कोई ऑब्जर्वर है यहाँ तो इसके आंखों को पता है कि रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन में, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि लाइट सीधे यहां आनी चाहिए, दिस वाज एक्सपेक्टेशन, ठीक है। किसका एक्सपेक्टेशन है? ऑब्जर्वर का एक्सपेक्टेशन, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि लाइट रेयर से जब डेंसर में इंटर की तो लाइट किधर बेंड करेगी? तो व्हाट्स का नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। फिर ये लाइट इस तरीके से आ रही है। जब ये सेकंड वाला सरफेस पे लगा, दिस इज द फर्स्ट सरफेस एंड दिस वन इज द, तो अब फिर से हमने यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कंसीडर करते हुए उसे हमने नॉर्मल स्केच कर दिया, राइट। अब लाइट निकल रही है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और जब कभी भी लाइट डेंसर टू रेयर निकलती है बच्चे वो कहां भागती है? अवे फ्रॉम, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये कहां भाग जाएगी? लेकिन फाइनली जो इमर्जेंट रे निकला है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो ये इमर्जेंट रे और एक्सपेक्टेड रे हमेशा दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्सपेक्टेड रे और इमर्जेंट रे विल बी ऑलवेज पैरेलल इन केस ऑफ ग्लास, राइट। और यहां एक और चीज ध्यान रखना कि एंगल आई विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ई, ऑलवेज, मतलब 100% टाइम्स ये वैल्यू कि दिस एंगल एंड दिस एंगल इन केस ऑफ ग्लास लैब विल बी ऑलवेज, ठीक है। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाया, कहां लगाया? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट सरफेस, ठीक है। तो मैं अगर यहां स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा बच्चे, तो जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, यहां बच्चे देख सकते हैं प्री स्नेल्स लॉ को याद करने का, मेमोराइज करना है। जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, डिनोटेड बाय म्यू ए, आई एम नॉट पुटिंग द वैल्यू राइट नाउ, इनटू यहां बनने वाला एंगल क्या है? आई, यहां लिखेंगे साइन आई, राइट।
इज इक्वल टू जिस मीडियम में लाइट इंटर की किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कितना है म्यू पी इनटू साइन, यहां बनने वाला एंगल कितना है बच्चे आर, तो यहां साइन आर, ठीक है। अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू पी अपॉन में म्यू ए, राइट। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और आप चाहे तो यहां म्यू ए की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि म्यू ए आपका कितना होता है 1 होता है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो आप इसे इक्वेशन 1 नहीं मान करके आप ऐसा करो कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू पी, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट सरफेस, ठीक है। तो सरफेस 2 के लिए ये हो जाएगा इंसिडेंट रे और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, बिकॉज लाइट चेंजिंग इट्स मीडियम and whenever light changes its medium then which optical phenomena occurs, refraction of light, okay। तो यहां हमने लिया इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पी इनटू साइन, यहां बनने वाला है कितना एंगल है आर, दिस इज इक्वल टू जिस मीडियम में लाइट गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन, वहां बनने वाला एंगल, राइट। इज इट क्लियर? सो अगर मैं लिखूं म्यू पी अपॉन में म्यू ए, म्यू पी अपॉन में म्यू ए, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा साइन ई बाई, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, म्यू ए की वैल्यू कितनी बनी है बच्चे 1, तो ये फाइनली हमारा बन गया साइन ई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू म्यू, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर, ओके। नाउ कंपेयर बोथ दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को देखो बेटा, तो इसमें आरएचएस जो है, इस इक्वेशन का आरएचएस क्या है आरएचएस है म्यू पी, इसका भी आरएचएस क्या है, ठीक है। यानी दोनों का आरएचएस अगर सेम है तो दोनों का आरएचएस भी सेम होना चाहिए, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है इफ ए इज इक्वल टू बी, okay, and if A is equal to C, then from these two equations we can write B is equal to C. That only I am following here. So from equation first and equation 2, okay, क्या मैं लिख सकता हूं कि sin I by sin R is equal to sin E by sin R, तो दोनों के डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हुआ sin I is equal to sin E, यानी sin ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू sin ऑफ एंगल ऑफ, इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, एंगल I is equal to एंगल किस केस में ग्लास में, आई बात समझ। अच्छा, ये दोनों एंगल मैंने आर क्यों लिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये है बेटा पैरेलल लाइन, ये है ट्रांसवर्सल लाइन, और ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर, ओके। तो ग्लास स्लैब के रिगार्डिंग बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अगर मैं इसके ऊपर में लाइट की रे अगर इंसिडेंट करूं, ठीक है, जो कि नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 सब्सटेंड करेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो स्नेल्स लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ 0 ही हो सकता है, और उस केस में लाइट जो है विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगी, ठीक है। मैंने फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास स्लैब के केस में वो 0 अगर हो जाए तो एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, ओनली देन स्नेल्स लॉ विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। इसे मैं आपको न्यूमेरिकली भी करके बता सकता हूं कि जो बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं वो एंगल आई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे अगर स्नेल्स लॉ में, तो वहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी वैल्यू उनको 0 ही ऑब्टेन होगी। जैसा कि बाहर का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अभी 1 ले लो, और अगर ये ग्लास का बना हुआ तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, तो ये सारी वैल्यूज आपको पता है, और आई की वैल्यू 0 ले लो तो आर आपको उस फॉर्मूले से 0 ही आएगा, इसका मतलब लाइट जो है बिना किसी डेविएशन के पास। तो आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि लाइट जो है पहले एयर से जा रही है ग्लास के अंदर में, और लाइट की जो पाथ है ग्लास के अंदर में वो क्लियरली आपको विजिबल है कि यहां लाइट जो है वो अपने पाथ से डेविएट कर गई, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, लाइट ने मीडियम को चेंज किया है एयर टू ग्लास, एंड देन फाइनली व्हेन लाइट इज कमिंग आउट फ्रॉम ग्लास टू एयर अगेन इट गेट्स डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। और हुआ क्या कि पहले बार लाइट ने अपने पाथ से डेविएट किया, पहले वो बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, और दूसरी बार जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि एक्सपेक्टेड रे और इमरजेंट रे ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल आती है, ठीक है। एक बार लाइट फर्स्ट रिफ्रैक्शन में लाइट अपने पाथ से डेविएट करती है, बेंड हो गई, और दूसरी बार जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट वापस से अवे फ्रॉम नॉर्मल जाकर के उसी पाथ पे आ जाएगी जिस पाथ पे वो इंसिडेंट हुई थी, राइट। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये एडिशन बल्ब का वर्किंग किस तरीके से होता है, और थॉमस अल्वा एडिशन ने इस बल्ब का जो इन्वेंशन उन्होंने किया था
तो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी इस बल्ब के इन्वेंशन के पीछे, ठीक है। Why he selected tungsten? Why this whole system is kept inside a vacuum tube or inert gas tube? और टंगस्टन ही उन्होंने क्यों प्रीफर किया, जबकि और भी मेटल्स थे हमारे पास में, इवन की एलॉय भी थे जिनकी रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी कुछ हद तक ज्यादा होती है, लेकिन एलॉय की जगह पे इसे उन्होंने टंगस्टन का सिलेक्शन क्यों किया, ठीक है। इन सारी बातों का रीजन हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो ऐसे बोर्ड के ऊपर में आप देखें तो मैंने ऊपर सबसे पहला पॉइंट में ये लिख रखा है कि कोई भी मेटल अगर 2400 केल्विन तक हीट किया जाए तो वो मेटल जो है वो लाइट इमिट करने लगेगा, मतलब वो ग्लो करने लगेगा 2400 केल्विन, जो कि एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पे जनरली मैक्सिमम मेटल्स जो है वो मेल्ट कर सकते हैं, तो अगर वो मेल्ट कर जाएंगे तो लाइट तो देंगे नहीं। तो अब मैंने बोर्ड के ऊपर में एक टेबल बनाया बच्चे, इस टेबल में मैंने कई सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग मैंने इंफॉर्मेशन दिया है। जैसे कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1538 डिग्री सेल्सियस, प्लैटिनम का मेल्टिंग पॉइंट है 1768 डिग्री सेल्सियस, गोल्ड या सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस है, और अल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 660 डिग्री सेल्सियस है। अल्युमिनियम को जनरली हम लोग रैप करने में, रोटी वगैरह रैप करने में जो है यूज करते हैं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है 660 डिग्री सेल्सियस, यानी इस पर्टिकुलर टेंपरेचर पे ये सारे मेटल पिघल जाएंगे, पिघल करके मॉल्टिन स्टेट में आ जाएंगे, राइट। तो अगर हम देखें इस टेबल में तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टंगस्टन का है, ठीक है। टंगस्टन एक मेटल है और इसका सिंबल जो होता है वो W होता है पीरियोडिक टेबल में, एंड आई होप सो कि इसका एटॉमिक नंबर अराउंड 74 होता है, ठीक है। तो अब टंगस्टन को ही क्यों प्रीफर किया गया, तो यहां पे एक रीजन तो आपको क्लियर हो रहा है कि 2400 केल्विन के टेंपरेचर पे कोई भी मेटल अगर गर्म होगा तो वो लाइट इमिट करेगा। अब सवाल ये आया एडिशन के मन में कि इतना मेल्टिंग पॉइंट तक 2400 केल्विन तक कौन सा मेटल है जो विथस्टैंड करेगा विदाउट गेटिंग मेल्टेड। तो उन्होंने देखा कि आयरन तो भाई 1538 पे ही मेल्ट हो जाता है, गोल्ड या सिल्वर वो था, सिलेक्शन तो ठीक था, टंगस्टन का डायमेंशन का जो सिलेक्शन था वो भी ठीक था कि हमने बहुत ही थिन वायर टंगस्टन का लिया, और थिन वायर के कारण इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने के कारण इसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा, लेंथ टंगस्टन वायर का बहुत ज्यादा, इसलिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, यानी कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कारण इस टंगस्टन फिलामेंट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगा तो ये हीट बहुत ज्यादा, और हीट बहुत ज्यादा होगा तो 2400 केल्विन के हीट पे पहुंचने से ये मेटल जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 2400 केल्विन के टेंपरेचर पे ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है इस टेंपरेचर पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ये कंबशन कर देगा, ये जल जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा मेजर इशू था जिससे एडिशन फाइंड कर रहा था, और इसी इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए एडिशन ने क्या किया, इसको एक फ्लास्क के अंदर, एक ग्लास के ट्यूब के अंदर में इस पूरे सेटअप को रख लिया, और उसके अंदर उसने इनर्ट गैस या जिसे आप नॉन रिएक्टिव गैस कहें, जो गैस जो है इस फिलामेंट का 2400 केल्विन के टेंपरेचर पर भी उसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करने देगा। आए बात समझ में? अब जैसे अभी मैंने फ्लास्क को हटा दिया तो मतलब इसके सराउंडिंग में फ्लास्क के अंदर में जो भी इनर्ट गैस था वो तो अब है नहीं, अब 2400 केल्विन पे ये जैसे ही जाएगा तो ये क्या कर जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। चलिए लाइट दीजिए, ठीक है। आया बात समझ में? ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ये फिलामेंट क्या हो गया, बर्न आउट हो गया, ठीक है। तो वहां नॉन रिएक्टिव गैस जो इस फ्लास्क के अंदर में रखा गया था, उस ग्लास ट्यूब के अंदर में रखा गया था, वो क्या करता है, इसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में इसके कांटेक्ट को कट कर देता है, ठीक है। इस फिलामेंट को 2400 केल्विन के टेंपरेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। आया बात समझ में?